हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सेंटर 96 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के लघु प्लस अति लघुत्तरीय प्रश्न को बताएंगे, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे 2014 हो, 15, 16, 18, 19, 22, 23, इन सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस 5 प्रश्न है, इस 5 प्रश्न को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लाया हूँ। केमिस्ट्री का लघु प्लस अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि 4 नंबर में और 6 नंबर में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो होने वाला महाधमाका होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका जो नंबर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। यानी इसका परिभाषा देना है और इसका उदाहरण में देना है, जो कि ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ये कितने नंबर में पूछा जाता है? 4 नंबर। तो देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारा आप हेडिंग लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हेडिंग डालेंगे काले पेन से। उसके बाद में लिखेंगे जिन रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। जैसे उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन CH4, देखिए यहाँ पर CH4 प्लस O2, तो इसका जब हम दहन करेंगे तो CO2 प्लस CH2 प्लस ऊष्मा निकलेगी। और इसको बैलेंस करेंगे, कार्बन 4 है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन 2 दूना 4 है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया 4, और कार्बन कितना? 1, कार्बन 1। तो ये हो गया हमारा उदाहरण, बैलेंस भी हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर, इसका मैं परिभाषा समझा देता हूँ। जिन रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, मतलब उत्पाद भी मिले निर्माण के साथ साथ उसमें ऊष्मा निकलती हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है? जिन अपक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। अवशोषित मतलब होता है खींचती है, अपनी ओर खींचती है। अवशोषित मतलब उसको खींचती है। जिन अपक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। N2 प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2NO, 2 यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए, उसमें क्या हो, अवशोषित हो रही है, मतलब ग्रहण कर रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा जो हमारा है, ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। मतलब रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा भी लिखना है और उसका हमें क्या कर लिखना है? उदाहरण लिखना है। और देखिए, इसको देखने के बाद में आपका अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, उसका सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना भी है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। मतलब यहाँ पर देखिए लिखा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का क्या है? जुड़ना। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण मिस होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, और दूसरे अपचयन होता है ऑक्सीकरण का, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है हमारा अपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, और जिधर ऑक्सीजन निकलेगा उसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। और देखिए, तो ये क्या हो गया? हमारा अपचयन अपक्रिया हो गया। और देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीकरण अपक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा उसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए, हमारा दोनों प्रकार का अपक्रिया हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। यानी जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रिया होती है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए कॉपर प्लस H2O, ये हो गया हमारा जल। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संयोजन अपक्रिया एवं वियोजन अपक्रिया का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। संयोजन अपक्रिया क्या होता है और वियोजन अपक्रिया क्या होता है, दोनों का परिभाषा उदाहरण देना। ये हमारा लगभग 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संयोजन अपक्रिया, ऐसे पहले लिख देंगे संयोजन अपक्रिया, उसके बाद हेडिंग डालेंगे इसका परिभाषा लिखेंगे। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आम भाषा में कह सकते हैं जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए जैसे जब कोई दो वस्तु है, दो वस्तु है, जैसे देखिए यहाँ पर एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक वस्तु ये बड़ा बन गया। यानी इसी दोनों को वस्तु को जोड़े तो ये क्या हमारा बन गया, एक बड़ा वस्तु हो गया। यानी जब दो पदार्थ को हम जोड़ेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ या अणु आपस में परस्पर जुड़ते हैं तो जो एक अणु बनता है, एक ही पदार्थ के एक अणु बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आइए इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है Na+Cl2 बराबर NaCl। क्योंकि देखिए यह सोडियम है प्लस क्लोरीन है, ये दो पदार्थ है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे, संयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NaCl। अब देखिए यहाँ पर सोडियम एक है, क्लोरीन दिया हो तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर सोडियम 2 हो गया तो इसको 2 कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद में है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक क्वेश्चन में संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा उदाहरण देना था हमें। ठीक, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, वियोजन अभिक्रिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद निर्माण करते हैं। जैसे देखिए एक वस्तु कोई ऐसा है, अब ये टूटेगा इसमें प्लस इसमें, ठीक, यानी कोई एकल अभिकारक यानी एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ में बढ़ जाए, मतलब कोई एक सामान, जैसे कोई एक बड़ा डंडा है, ये टूटकर 2 डंडे में विभाजित हो जाए। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन, यानी एक पदार्थ से डबल पदार्थ बनना, यानी एक वस्तु से डबल वस्तु बनना, कुछ इसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaCO3, तो ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Hg+O2। यहाँ पर O2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे और यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन होता है तो O2 लिख दिए, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 लिख देंगे, Hg कितना है 2, 2 बढ़ा देंगे। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक उदाहरण सहित दीजिए। एक उदाहरण देना है, या आप 2 उदाहरण भी दे सकते हैं। हमने 2 उदाहरण लिया है, एक पूछा है लेकिन 2 दिए हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, इसमें 100% गारंटी है। तो देखिए सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अम्ल। आप सीरियल बाय सीरियल लिखते जाएंगे और अच्छे से राइटिंग से लिखिए, पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखिए अम्ल की परिभाषा होती है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दोनों प्रकार से आपका परिभाषा सही है। तो देखिए HCl, तो H+ हो जाएगा और Cl हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी जलीय विलयन लिखना आवश्यक है, हाइड्रोजन आयन, तो हमें हाइड्रोजन आयन मिल गया। अब HNO3, तो इसका भी हो जाएगा H+ NO3-। ठीक, तो हमें क्या, हाइड्रोजन आयन मिल गया। उसके बाद में हमारा अगला है क्षार किसे कहते हैं। अब देखिए क्षार की परिभाषा होती है वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन या OH- आयन देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा और कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कोई ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हों, इसके अलावा और कोई आयन ना मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो देखिए Na, तो Na+ हो जाएगा, OH- हो जाएगा और यहाँ पर NH4+ हो जाएगा, OH- हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में देखिए लवण की परिभाषा क्या होती है, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त ऋणायन ना हो, लवण कहलाता है। मतलब H+ हो, OH- हो, इसके सिवा कोई अन्य आयन ना हो तो उसे लवण कहते हैं। तो देखिए ये हमारा है ZnSO4, तो ये हो जाएगा Zn+ और हो जाएगा SO4-। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा Cl-। तो देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों हैं, तो इसके हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। इतना चीज़ें ये हमारा 6 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि क्या है,
गुण व उपयोग क्या है। तो देखिए जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हमारा पेरिस की परिभाषा या पेरिस क्या है, इसे को हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको, देखिए इसके बनाने की विधि क्या है। तो आइए हम बताते हैं। कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, इसको हम गुणा नहीं बोलेंगे, इंटू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटू। CSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O को जब हम 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O प्लस 3H2O। ठीक, अब देखिए इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम सल्फेट बना इंटू H2O बना प्लस 3H2O बना। तो देखिए यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, इसको देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6, यानी हमारा यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर हमारा कितना है, 8 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 कैल्शियम 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4 दूना 8, 8 2 10 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 4 दूना 8, 8 8 9 9 3 12 ऑक्सीजन इधर है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 8 और 4 12 ऑक्सीजन इधर है। ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी ये हमारा क्या बैलेंस हो। ये हमारा जिप्सन है, ये हमारा बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके बाद में ये हमारा बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बाद में इंटू जल। अब देखिए गुणधर्म इसके क्या क्या है। इसके गुणधर्म क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CSO4 में बदल जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है, यानी वाइट है, और जो तेज गर्म यानी उसको अधिक ताप देने पर वो निर्जल CSO4 में बदल जाता है। जैसे देखिए CSO4, इसको जब हम गर्म करेंगे, जो चीज़ हमारा बना है इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये जब इसको हम तेज़ गर्म करेंगे, यहाँ पर लिख देना तेज़ गर्म, तो ये हमारा बना 2 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। देख लीजिए सब बैलेंस है इसमें। उसके बाद में अगला क्या पूछा था, हमारा उपयोग बताए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर उसका उत्पन्न होती है। दूसरा, ये पहला हमारा गुणधर्म। दूसरा हमारा गुणधर्म कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से क्रिया कराएंगे तो इसमें उष्मा भी उत्पन्न होगी। अब देखिए लीजिए इसके उपयोग क्या। तीसरा पॉइंट हमारा था उपयोग। तो सांचे और मॉडल बनाने में, देखिए POP का जो सांचा होता है, मॉडल होता है, उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ और खिलौनों को सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा बनाने, सफ़ेद बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, देखिए किसी का पैर टूट जाता है तो उसका प्लास्टर करने में जो उपयोग होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, यानी POP जिसको बोलते हैं POP। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।